स्वागत है आपका इस आपदा की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा भूकंप। भी वैसे तो भूगोल का ही टॉपिक है, लेकिन इस भूकंप को हम लोग डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन के नज़रिए से कि कैसे इसको हम लोगों को लेके चलना है और किस तरीके से इसको हैंडल करना होता है, टैकल करना होता है। क्योंकि हर विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की अलग एक डिमांड होती है। अगर भूगोल में सेम प्रश्न पूछा जाए और वही प्रश्न इकोनॉमी में पूछा जाए, वही प्रश्न अगर दूसरे सब्जेक्ट में पूछा जाए, विषय में पूछा जाए, तो उत्तर लिखने का प्रारूप थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए या हो भी जाता है। तो आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये आप जानते ही होंगे भूकंप किसे कहते हैं। के बारे में क्या 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 जानना है हम लोगों को, तो ये है भारत में भूकंपीय क्षेत्र एक होता है सिस्मिक गैप, भूकंपीय अंतराल इसको कहा जाता है। फिर इसका प्रभाव और अंत में वही प्रबंधन। हमारे दृष्टिकोण से ये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके कारण तो ऑब्वियसली महत्वपूर्ण हो ही जाएंगे। और आपसे जो उम्मीद की जाती है वो उम्मीद ये की जाती है कि भारत में आने वाले भूकंपों की आप एक तहकीकात किए हों कम से कम, ताकि आंसर लिखते समय एक ऑथेंटिसिटी आपके पास हमेशा बरकरार रहे। जैसे दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि पिछले साल लगातार कई झटके आते चले गए, भूकंप के कई सारे झटके आए। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार झटके आने की क्या कारण है, और ऐसे झटके और कहाँ कहाँ भारत में आ सकते हैं या आने चाहिए, या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, या एक उसको कहें कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के झटके आने चाहिए। पहले देखिए भूकंप क्या है। मतलब होता है पृथ्वी का कांपना। सीधी सी बात है, भूगोल में हम लोग यही पढ़ते हैं कि पृथ्वी के दोलन अथवा कंपन को भूकंप का नाम दिया जाता है या भूकंप कहा जाता है। लेकिन जब हम आपदा प्रबंधन के सिलसिले में इसको पढ़ते हैं, एक आपदा के रूप में भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर सा अपना जो माइंडसेट है, अपना जो तरीका है वो बदल देंगे। क्या बदल देंगे? यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात किया जाएगा, यहाँ पर शॉक्स या झटके या प्रघातों की बात की जाएगी। उस तरीके के शब्दों से हम लोग अपनी परिभाषा को समेटने की कोशिश करते हैं। जैसे भूकंप प्रघाती तरंगों से उत्पन्न कंपन या दोलन होता है, जिससे इनके परिमाण के अनुसार कभी कभी महाविनाश तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। ये भूकंप होते हैं, आपदा प्रबंधन वाले भूकंप ऐसे ही होते हैं। दूसरा एपिसेंटर, भूकंप का फोकस, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होता है और आपने इनके बारे में पढ़ाई की ही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो हम लोग इसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भूकंप क्या है। तो भूकंप का मतलब होता है प्रघाती शॉक से उत्पन्न दोलन या कंपन, जिससे इनके परिमाण, जिससे इनकी तीव्रता अत्यधिक होने की स्थिति में आर्थिक, पर्यावरणीय, संरचनात्मक, मानवीय एवं सामाजिक क्षति का स्तर व्यापक हो जाता है तथा कई बार
प्रभावित समुदायों की कुल क्षमता से अधिक होता है। तो यह आप भूकंप की परिभाषा आपदा में लिखते हैं। वैसे परिभाषा क्या लिखते हैं हम लोग कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक उत्पन्न होने वाला एक आकस्मिक हलचल का उदाहरण है। भूगोल में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर इसको ऐसे लिखेंगे, प्रघाती तरंगों से उत्पन्न वह दोलन या कंपन जिससे इनकी तीव्रता अत्यधिक होने की स्थिति में आर्थिक, पर्यावरणीय, संरचनात्मक, मानवीय एवं सामाजिक क्षति का स्तर व्यापक हो जाता है तथा प्रभावित समुदाय को कुल क्षमता से अधिक होता है। और जब तक प्रभावित समुदायों की कुल क्षमता से प्रभाव अधिक ना हो जाए, क्षमता से, कैपेबिलिटी से, कैपेसिटी से जब तक प्रभाव अधिक नहीं हो जाता है, जब तक विनाश ज़्यादा नहीं होता है, सामान्य रूप से उसको आपदा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो इस बात को समझने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यह भूकंप है हमारा। देखिए, अब इस भूकंप में आपको दो तीन चीज़ों का जिक्र करना होता है। वह क्या है? यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस बिंदु को कहते हैं हम लोग फोकस। अब यहाँ पर फोकस से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होने के बाद इस तरीके से, मतलब गोल गोल चलती हुई, रिपल्स की तरह चलती हुई पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं उसे कहते हैं एपिसेंटर। फोकस को कहते हैं भूकंप का मूल, एपिसेंटर को कहते हैं अधिकेंद्र। तालाब में पत्थर मारने पर रिपल्स उत्पन्न होते हैं, भंवर उत्पन्न होते हैं, गोल गोल एक वृत्ताकार तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसी तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर कोई हलचल होती है, कोई संचलन होता है, तो उससे इस तरह की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और जो आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है पी एंड एस वेव। पी एंड एस वेव। दूसरी तरफ जो सरफेस पे तरंगें चलती हैं, इन तरंगों को कहा जाता है आर एंड एल वेव। आर का मतलब हो गया रिले, रेले या रिले इसको कहते हैं, रेले वेव, रेले तरंग या रिले तरंग। और एल को कहते हैं लव तरंग। ये दोनों तरंगें सतही तरंगें कहलाती हैं। ये दोनों सतही तरंगें कहलाती हैं, जबकि पी और एस वेव को कहा जाता है कायिक तरंग, बॉडी वेव। कायिक तरंग या बॉडी वेव कहा जाता है। तो कायिक तरंग या बॉडी वेव जो होती हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न तरंगें होती हैं। लेकिन सबसे अधिक मारक क्षमता की अगर बात करें, सबसे अधिक विनाश की बात करें, तो हमारे लिए जो मतलब कि मानव जाति है या मानवीय आवरण है या मानवीय पर्यावरण है या आर्थिक संरचनाएं हैं, उनको सबसे अधिक विनाश जिन तरंगों से होता है उन तरंगों को कहते हैं सतही तरंग। लव वेव, रिले वेव, इस तरह की तरंगें सबसे अधिक विनाशी होती है। जबकि इंटेंसिटी अगर देखी जाए, तीव्रता देखी जाए, गति देखी जाएगी अगर, तो गति पी और एस वेव की ज़्यादा होती है। गति अलग चीज़ होती है और इंटेंसिटी अलग होती है। इंटेंसिटी का मतलब बर्बाद करने की क्षमता। तो बर्बाद करने की क्षमता रिले और लव वेव की ज़्यादा होती है। और जो गति की अगर बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड पी और एस तरंगों की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। वैसे आपको पता है कि पी तरंगों की गति एस तरंगों से भी ज़्यादा होती है। अब भूगोल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पी तरंगें किन किन माध्यम से होकर गुजरती है, पी तरंगों का क्या औचित्य है, गति क्या है, स्वरूप क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, ये सारी चीज़ें देखना होता है। इस तरंगों की जब हम लोग बात करते हैं तो उनके बारे में भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर आपदा प्रबंधन के सिलसिले में इतना ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते। हाँ, लेकिन कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है, जो मतलब ज़बरदस्ती के टेक्निकल शब्द नहीं घुसेने होते हैं। जो विषय वस्तु से, जो आपके टॉपिक से, जो आपके क्वेश्चन से मिलते जुलते टेक्निकल शब्द हैं, वैज्ञानिक शब्द हैं, साइंटिफिक शब्द हैं, उनको ज़रूर प्रयोग में लाना होता है। अब यहाँ पर लहर नहीं लिख सकते कि पृथ्वी के शरीर के अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं, ऐसी लहरों का जिक्र यहाँ पर नहीं करना होता। तो ये कायिक तरंगें हो गई और ये सतही तरंगें हो गई। अब देखिए, दरअसल इनके विनाश की टेंडेंसी क्यों है? इसलिए है कि जब आर और एस वेव चलती हैं, आर और एल वेव चलती हैं, तो इस तरीके से चलती हैं, तो ये आगे की तरफ बढ़ती है। इस कोई इमारत है ऐसी और इसके नीचे ये आर और एल वेव चलने लगे, तो इस तरीके से इसको घुमाती हुई चलेगी। और कोई अगर बिल्डिंग है ऐसे, तो ये बिल्डिंग झुक जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए प्रघाती तरंगें सबसे अधिक खतरनाक होती हैं आर और एल के रूप में, रिले और लव के रूप में। जबकि इन दोनों की गति कम होती है, स्पीड कम होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है।
भूकंप के प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो भूकंप हैं, छिछले, मध्यम और गहरे उद्गम केंद्र के जो भूकंप होते हैं, वो भी भूगोल का विषय वस्तु है, हमारी आपदा प्रबंधन का विषय वस्तु नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कारणों की बात कर लेते हैं थोड़े से। एक हो जाता है प्राकृतिक कारण और एक हो जाता है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों का जिक्र करते हैं अगर, तो प्राकृतिक कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल कारण है, वह महत्वपूर्ण कारण माना जाता है प्रत्यास्था पुनश्चलन, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। प्रत्यास्था पुनश्चलन। दूसरा हो जाएगा आपका कोई वोल्केनिज्म या ज्वालामुखीयता, जो प्राकृतिक कारणों में अगर हम लोग देखें वह है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन की। ये 3 मुख्य कारण है। भूस्खलन एक चौथा कारण हो सकता है इसका। तो ये, लेकिन ये 3 मुख्य कारण हैं, प्रत्यास्था पुनश्चलन, ज्वालामुखीयता और प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के तीनों जो फैक्टर होते हैं, जो आपके अपसारी संचलन होता है, जो अभिसारी संचलन होता है और जो समानांतर या संरक्षित संचलन होता है, ये तीनों ही संचलन प्लेट विवर्तनिकी के भूकंप उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवीय कारणों की अगर बात करें तो मानवीय कारणों में है सबसे पहले तो जलाशय या बांधों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, खनन, अन्य हम लोग लिख सकते हैं। प्राकृतिक कारण है, ये सारे मानवीय कारण हैं। प्राकृतिक कारणों को जल्दी से मतलब रिवाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने विषय में पढ़ा इसको। पुनश्चलन जो होता है या इलास्टिक रिबाउंड जिसको कहते हैं, प्रत्यास्था पुनश्चलन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका आशय होता है कि चट्टानों में अपनी एक इलास्टिसिटी होती है, और वह चट्टानों की इलास्टिसिटी मतलब कि लचीलापन, उनकी प्रत्यास्था एक बार एक सीमा तक उनको मोड़ने के लिए मजबूर करती है। मतलब लचीलापन क्या है? अगर इस पेन का लचीलापन देखें तो इसमें जोर लगाएंगे, तो अगर इसमें इलास्टिसिटी रहेगी तो ये एक सीमा तक झुकेगा, और उस सीमा के बाद यह पेन टूट जाएगी। तो जिस सीमा तक झुकती है उसको कहते हैं इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा। ऐसे ही पृथ्वी की चट्टानें, पृथ्वी की चट्टानें स्वभाव से इलास्टिक होती है, उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। एक सीमा तक जब उसमें फोर्स लगता है, बल लगता है, ताकत लगती है, बोझ लगता है, तब तक वे चट्टानें झुकती रहती हैं। जैसे मैं इसको अगर झुकाने की कोशिश करूँ तो क्या करूँगा? अपनी शक्ति इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऐसे ही चट्टानों के ऊपर जब लोड पड़ता है तो उस बल की ऊर्जा उन चट्टानों में जाती है, और ऊर्जा संचित होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो कैसे इसको अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं प्रत्यास्था पुनश्चलन को, इलास्टिक रिबाउंड को, कि पृथ्वी की चट्टानों में इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था पाई जाती है, गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक दबाव या अत्यधिक भार के कारण उन चट्टानों में ऊर्जा संचित होती रहती है। लेकिन प्रत्यास्था सीमा पर पहुंचने के बाद जब वे चट्टान टूट जाती है, टूटने के बाद वही संचित ऊर्जा इससे निःसृत होती है, निकलती है, लिबरेट होती है। इससे चट्टानें पुनः अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, जिसे प्रत्यास्था पुनश्चलन कहा जाता है। ऐसे ही होता है। तो यह हो गया प्रत्यास्था पुनश्चलन। अब प्रत्यास्था पुनश्चलन के चलते की चीजें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने भार लगाया किसी तरीके से, पृथ्वी में पता ही आपको विवर्तन की क्रियाएं होती हैं, तो भार लगा, भार लगने से क्या होगा कि चट्टानें कुछ मुड़ जाएंगी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चट्टानें कुछ मुड़ जाएंगी। अगर यह दबाव और ज्यादा लगता रहेगा, और ज्यादा लगता रहेगा, तो क्या होगा कि चट्टान एक समय के बाद ये टूट जाएगी। इस तरीके से चट्टान टूटकर अलग हो जाएगी। जब चट्टान टूटकर अलग हो गई तो ये चट्टानें पुनः, मतलब कि अब देखो मोड़ने में जो ऊर्जा लगी है ना, इसको मोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है, जैसे हम इसमें प्रेशर लगा रहे हैं,
तो मोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है वो ऊर्जा इसमें संचित होती रहती है एक समय तक। लेकिन जैसे ही यह चट्टान टूट गई अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद, तो वही ऊर्जा जो उसमें संचित थी अब वो बाहर निकलने लगती है, और बाहर निकलती है तो ये चट्टान अपनी मूल स्थान पर जाने की कोशिश करती है, और मूल स्थान पर जाने की प्रक्रिया में ही जब एनर्जी लिबरेट होती है उससे भूकंप या कंपन की उत्पत्ति होती है, जिसे भूकंप महसूस किया जाता है। यह है प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत। दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की क्रिया जब होती है, जब नीचे से उद्गार होता है, तो उस उद्गार के कारण क्या होगा कि मैग्मा नीचे की चट्टानों को डिस्टर्ब करता हुआ, तोड़ता फोड़ता हुआ सतह तक आने की कोशिश करता है, और जब मैग्मा नीचे से सतह को तोड़ते हुए आने की कोशिश करता है तो भूकंप की उत्पत्ति तो होनी होनी। अब मैग्मा कितनी तेजी से तोड़ता है, गाढ़ा मैग्मा है, पतला मैग्मा है, दरारी उद्गार वाला मैग्मा है, केंद्रीय उद्भेदन वाला मैग्मा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि भूकंप कितना तेज होगा। अगर मैग्मा बहुत गाढ़ा है और उद्गार केंद्रीय प्रकृति का है, उद्गार की प्रकृति है, तो वहां पर भूकंप बहुत तेज आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। और दरारी उद्भेदन वाला अगर उद्गार हो रहा है कहीं पर, ज्वालामुखी का पतला मैग्मा है, क्षारीय मैग्मा है, तो वहां पर भूकंप के झटके बहुत कम महसूस किए जाएंगे, हो सकता है ना भी महसूस किए जाए। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी में प्लेट विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेटों का संचलन, प्लेटों का एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट, या एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट, एक दूसरे से रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मूवमेंट का मतलब होता है कि एक प्लेट अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा सकती है, एक अगर दाएं जा रही है तो दूसरी बाएं जा सकती है, या दोनों ही दाएं जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये वाला केस थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाता है, ये वाला कि दोनों ही प्लेटें दाएं जाएं, तो इसमें कोई ऐसी घटना नहीं होती है। लेकिन अगर एक बाएं जा रही है दूसरी दाएं जा रही है, तो इसमें दो तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक तो प्लेट ऐसे जाए, एक ऐसे जाए, या फिर एक ऐसे आए, एक ऐसे आए। तो इन दोनों की जो स्थिति होगी, सापेक्षिक स्थिति होगी, इनसे भी अलग अलग तरह की क्रिया प्रक्रिया होती है। प्लेट टेक्टोनिक अलग से टॉपिक ही है, वो आपको पता ही है, लेकिन हम केवल उसका वही वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भूकंप के लिए जिम्मेदार है। तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो प्लेटें होती हैं, एक संचलन होता है एक दूसरे के सापेक्ष, एक को कहते हैं हम लोग अपसारी संचलन। अपसारी, अपसारी में क्या होता है बेसिकली कि यह कोई प्लेट है इस जगह पर, है कि प्लेट का मतलब एक तरह से हुआ जो स्थलखंड है, और मेंटल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है थोड़ा सा स्थलखंड, मतलब कि लिथोस्फीयर का मतलब ये हुआ कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है आपका, और क्रस्ट के साथ साथ जो मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, उन दोनों को एक साथ मिला के लिथोस्फीयर कहते हैं। उसी को स्थलमंडल कहा जाता है, और उसी स्थलमंडल के टुकड़े को प्लेट का नाम दिया जाता है। और इनके नीचे दुर्बल मंडल होता है, स्टेनोस्फीयर होता है, जिस स्टेनोस्फीयर पे ये प्लेटें फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं। जब कभी यहाँ से संवहन धाराएं ऊपर की तरफ उठती हैं, इनसे टकराकर एक धारा इधर एक धारा इधर ऐसे चलना शुरू करती है, तो ये गर्म धाराएं, गर्म मैग्मा की धाराएं इन प्लेटों को कमजोर करती चली जाती हैं, और एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये प्लेट टूट जाएगी आपस में, और टूटने के बाद एक प्लेट इस तरफ गतिशील हो जाती है और दूसरी प्लेट इस तरफ गतिशील हो जाती है। तो जब प्लेटें एक दूसरे के अगेंस्ट गति करने लगती हैं, उन्हीं को कहा जाता है अपसारी। तो जैसे कोई प्लेट ऐसे लगातार मैग्मा के टक्कर के कारण झटके से टूटती है, तो उसके टूटने के चलते क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसा होता है प्लेटें जब टूटती हैं, भाई कोई भी चीज़ अगर टूटेगी, अगर इस पेन को मैं खींच के तोड़ना चाहूँ और मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं इसको तोड़ पाऊँ, तो झटका लगेगा इसके टूटते ही, उसी झटके के चलते यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। ये अपसारी संचलन हो गया जिसके चलते भूकंप आता है। दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी में भी तीन तरह के संचलन होते हैं, जब दो महासागरीय प्लेटें टकराएं, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं, और जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट टकराती है। कुल मिलाकर अभिसारी का मतलब होता है एक प्लेट इस तरफ है, एक प्लेट इस तरफ है, और दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आते हैं और किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तो आपको पता ही है कि दुर्बल मंडल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ये दुर्बल मंडल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इसमें से जो भारी प्लेट होगी वह प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो अपेक्षाकृत हल्की है, अगर इस केस में हम लोग मान लें कि एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है, अगर यह महासागरीय है और इसको मान लेते हैं महाद्वीपीय है, तो हमें पता है कि महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं, हल्के होते हैं, और महासागरीय प्लेट बेसाल्ट के बने होते हैं, भारी होते हैं। तो इस केस में यह महासागरीय प्लेट इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाएगी,
उसको कहते हैं क्षेपण। ये नहीं लिखना है कि उस प्लेट के नीचे घुस जाती है, क्षेपित हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है। यही सब शब्द हैं जिनका प्रयोग आपको करना होता है। तो क्या होता है कि इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जब ये महासागरीय प्लेट सबडक्ट होगी तो स्थिति कुछ कुछ इस तरह की बन जाती है, कुछ कुछ इस तरह की बन जाती है। यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ पर घर्षण होता है और जबरदस्त घर्षण होता है, चट्टानें टूटती हैं। आप इसकी कल्पना आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ये लकड़ी का मेज है, अगर कोई लकड़ी का मेज है, उस लकड़ी के मेज को फर्श पर खींचिए और देखिए कितना घर्षण होता है। उस मेज के ऊपर पड़ी हुई सारी चीजें तितर बितर होने लगेंगी, गिर सकती हैं, इतना फ्रिक्शन होता है। तो सोचिए कि 30-30, 40-40, 100-100 किलोमीटर मोटी मोटी प्लेटें जब आपस में टकराती होंगी तो क्या नज़ारा होता होगा। 100 किलोमीटर की मोटी प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे के नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, क्षेपित हो रही है। तो लगातार जो ये घर्षण बनेगा, इसी घर्षण से उत्पन्न होता है भूकंप। इसी घर्षण से उत्पन्न होती है ऊर्जा, लिबरेट होती है, निःसृत होती है, और इसी से भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब सारी संचलन से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। तीसरा संचलन है संरक्षी संचलन या समानांतर संचलन उसको कहते हैं। संरक्षी या समानांतर, इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ऐसे है, या इसको एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट इसमें मान लेते हैं कि इस तरीके से इसे टकरा रही है। दूसरी प्लेट इससे टकरा रही है, तो एक प्लेट ऐसे जाएगी, एक प्लेट जब ऐसे जाएगी तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल ऐसे घर्षण करती हुई चलती है, और घर्षण करती हुई जब पैरेलल चलती हैं तो उनके घर्षण से भूकंप की उत्पत्ति होती है, बड़े भयंकर भूकंप आते हैं। सैन फ्रांसिस्को नगर का नाम सुना होगा आपने, जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, जहाँ पर कैलिफोर्निया का हिस्सा वाला प्लेट समानांतर संचलन या संरक्षित संचलन के उदाहरण को प्रस्तुत करता है, तो भूकंप आता है। कहने का आशय यह है कि जहाँ पर भी प्लेट में किसी भी तरह की मूवमेंट दिखाई देगी, किसी भी तरह का संचलन दिखाई देगा, किसी भी तरह की हलचल दिखाई देती है, उस स्थान पर, उस जगह पर भूकंप आता ही है। और भूकंप आता है इसलिए वह क्षेत्र भूकंप से प्रभावित होता है। देख लेते हैं भारत में भूकंप, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा मानवीय कारण। भारत भूकंप के मानवीय कारणों को देख लेते हैं। तो पहला है बड़े बांधों का निर्माण या बड़े बांधों से उत्पन्न भूकंप। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक नदी बह रही है और नदी अपने फ्लो में बहती है। नदी को रास्ता किसी ने सिखाया दिखाया नहीं होता। नदी को कहाँ से बहना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ बाढ़ लानी है, कहाँ सूखा लाना है, ये सब नदी डिसाइड अपने आप ही करती है। यह नदी बह रही है, आगे वाला हिस्सा अजीब सा लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। अब हमने वैज्ञानिक तरक्की की है, तो जब हमने वैज्ञानिक तरक्की की है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर, इस नदी के ऊपर बांध बना देते हैं, इस नदी को रोकने की कोशिश करते हैं, बांध बना देते। और जैसे ही बांध का निर्माण किया, इस बांध के पीछे वाले भाग में, इस बांध के पीछे वाले भाग में एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण हो जाता है। यानी कि नदी का नेचुरल फ्लो अब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सोच के देखिए कि जब इस भाग में जलाशय का निर्माण हो गया और फिर यहीं पर गेट वगैरह लगे होते हैं, जिसको खोलते ही यह पानी नीचे की तरफ जाएगा और जिससे यहाँ पर डायनेमो चलाए जाएंगे और बिजली की उत्पत्ति होती है, बिजली उत्पादित किया जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना। तो जल विद्युत परियोजना हो सकती है, कृषि परियोजना हो सकती है, पेयजल परियोजना हो सकती है। हम लोग बांधों का निर्माण करते हैं, चाहे हीराकुंड डैम हो जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हुआ करता है। पहले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध था, लेकिन चाइना ने फिर थ्री गॉर्ज डैम बना दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध हो गया। तो हीराकुंड बांध हो या भाखड़ा नांगल डैम हो या इडुक्की डैम हो, कोई भी हमारे पास जो बांध है बड़े बड़े बांधों की अगर हम लोग बात करें, तो उस बड़े बड़े बांध के पीछे आपने जरूर एक झील या जलाशय का नाम पढ़ा हो। जैसे किसी बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, तो किसी के पीछे नागार्जुन सागर होगा, किसी के पीछे कुछ और सागर होगा, किसी के पीछे कुछ और सागर होगा। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है कि जैसे ही पानी स्टोर हुआ, कुछ ऐसा नज़ारा आप कल्पना करके देखिए कि आपके घर में छत के ऊपर इकट्ठा हो गया। आपका घर है ये, मान लीजिए कि आपका घर है
आपका घर है और इस घर पर आपने ये इस तरीके से रेलिंग लगवाया, मतलब इसको पैक किया। चारों तरफ से इसको पैक कर दिया आप। होगा ये सब ईंट से आपने घिरवा रखा है और ऊपर खुला हुआ है, होता है ना चारदीवारी आपने बनवा रखी है चारों तरफ से। अब बारिश हो रही है, इस बारिश का पानी इसमें स्टोर होता चला गया, बारिश का पानी इसी में स्टोर होता चला गया। इस तरह से पानी स्टोर हो गया। अब छत के ऊपर जब पानी स्टोर हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो पानी का भार पड़ेगा छत के ऊपर, और अगर वह पानी लंबे समय तक रह गया तो छत अब धीरे धीरे लीक करने लगेगी, रिसने लगेगी। पानी उन छतों में से अब रंध्र बनाना शुरू कर देगा, रास्ता बनाना शुरू कर देगा, और जहां जहां उसको कमजोर परतें मिलेंगी उस एरिया से होकर पानी नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। शुरुआत में तो बूंद के रूप में टपकेगा, फिर क्या होगा, बारिश की तरह टपकेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि छतें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि पूरी की पूरी छत ही कोलैप्स करके नीचे गिर सकती है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है। ठीक यही काम वहां होता है जहां पर हम लोग बांध का निर्माण करते हैं। तो जब बांध का निर्माण किया, जलाशय वहां पर इकट्ठा हुआ, तो जलाशय से सारा पानी, मतलब सारा तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी खासी मात्रा में पानी का रिसाव उस जमीन पे होने लगता है, उस भूमि पर होने लगता है, धरातल पे होने लगता है, जाके चट्टानों को कमजोर कर देता है पानी। और फिर इस पानी का बढ़ता हुआ भार उन कमजोर चट्टानों पर जैसे इस पानी का बढ़ता हुआ भार पड़ता है, वे चट्टानें टूट जाती हैं, और टूट जाती हैं यानी कि असंतुलित हो जाती हैं। असंतुलित हो जाएंगी, वहां पर हलचल महसूस होगी, और फिर उस असंतुलन को संतुलन करने की स्थिति में जो कंपन पैदा होगा, उसी से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसी को भूकंप कहते हैं। इसी को कहते हैं जलाशय प्रेरित भूकंप, जलाशय से प्रेरित, RIS, रिजर्वियर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, इसी को नाम दिया जाता है। दूसरा है न्यूक्लियर परीक्षण या परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण में आपको पता ही है कि जमीन के नीचे, जमीन के अंदर बहुत बड़े विस्फोट वाले बम का परीक्षण किया जाता है, उसमें रख दिया जाता है और उसको विस्फोट कराया जाता है। जब विस्फोट कराया जाता है तो उससे एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में लिबरेट होती है, निकलती है, जिससे आसपास की धरती कांप सी जाती है। हमारे यहाँ इसीलिए पोखरण में किया जाता है, क्योंकि पोखरण के आसपास निर्जन स्थिति है, निर्जन इलाका है, वहाँ पर किसी को कुछ दुष्प्रभाव किसी के ऊपर पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो परमाणु परीक्षण हो गया। तीसरा हो जाता है खनन या उत्खनन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोयले का खदान, ये इलाका है, मान लीजिए यहाँ पर पता चला ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस हिस्से में पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में कोयला रखा गया है। ये सारे, यहाँ पर ये सारे कोयले, तो सरकार इनका सर्वे करवाती है। आपको पता है कि अभी एक जंगल को सिर्फ इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर हीरे मिलने की संभावना है, हीरों का पता लगाया गया है, डायमंड्स, और उस मतलब डायमंड्स के लिए, शीशे जैसे चमकीले हीरों के लिए लगभग 250 एकड़ या 2500 एकड़ जंगल को काटा जा रहा है, जिसपे तकरीबन 2.25 लाख या 2.5 लाख पेड़ है, वृक्ष। हीरे निकलेंगे, बेचेंगे, भारत की आर्थिक संपत्ति में इजाफा होगा, पैसे आएंगे, रुपए पैसे आएंगे। ठीक है ना, पेड़ पौधे कौन आज के डेट में पूछता है। अब सरकार को जैसे ही पता चला, सरकार ने अनुमति दे दी कि इनको निकालो, यहाँ से खनन करिए इसका। और जब खनन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से कोयले निकालना शुरू हो जाते हैं, कोयला निकाला, इस तरीके से निकल जाता है कोयला। तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली जो ऊपर की जो छत है, धरातल है, ये कोलैप्स करके नीचे की तरफ ऐसे गिर जाती है। ये जो छत है ये नीचे की तरफ गिर जाती है। इससे भी भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते हैं, लेकिन इतने बहुत बड़े भयंकर किस्म के झटके इससे नहीं आते। पहाड़ों को उड़ाने के लिए डायनामाइट वगैरह का प्रयोग किया जाता है, खदानों में डायनामाइट्स का प्रयोग किया जाता है, तो भी भूकंप के झटके उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण है, वो अन्य कारणों में, जैसे अगर मान लीजिए कि कमज़ोर धरातल है और वहाँ पे अगर रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है, रेलगाड़ी जा रही है, तो जब जब रेलगाड़ी जाएगी उसके पास वाली बिल्डिंग हमेशा रेलगाड़ी के स्वागत में हिल जाएगी, काँप जाएगी, है ना। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, तो उस तरह की कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। या ट्रक चले, ट्रकों के चलने की वजह से भी सड़कों के किनारे दोलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर एक लोडेड ट्रक सड़क से होकर जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं जहाँ पर मिट्टी कमज़ोर रहती है
तो जैसे ही ट्रक उस सड़क को क्रॉस करता है, वो सड़क कुछ देर के लिए नीचे की तरफ धंस जाती है, फिर ऊपर आती है, और लगातार यही क्रिया होती है, तो एक दिन उस सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये तो कुछ कारण हैं जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में क्यों भूकंप उत्पन्न होता है। भारत में भूकंप के क्या क्या कारण हैं, देखिए। तो भारत में भूकंप का जो कारण है, जितने हम लोगों ने यहाँ पर लिखे थे, तकरीबन सारे कारण भारत में काम करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है, प्लेट संचलन। प्लेट संचलन में क्या है, इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसके ऊपर कि अगर हम लोग हिस्से की बात करें, जैसे ये वाला जो पूरा इलाका है, ये है यूरेशियाई प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब एक साथ टकराती है, तो इनकी बाउंड्री पे यहाँ पर यह कहते हैं हम लोग कि इंडियन प्लेट है, इसको खाली इंडियन प्लेट कहते हैं, जबकि पूरा का पूरा इलाका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती है यूरेशियाई प्लेट से, तो यह इंडियन प्लेट, भारत की जो प्लेट है, वह यूरेशिया के नीचे क्षेपित हो रही है, नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, और इसी के सबडक्शन की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन सबडक्शन की यह क्रिया आज तक अनवरत तरीके से जारी है। इसलिए हिमालय के आसपास के जो इलाके होंगे, वे इलाके हमेशा भूकंप से प्रभावित रहते हैं, वे इलाके हमेशा भूकंप से प्रभावित रहेंगे, इस बात को आप तय मान के चलिए। इसीलिए आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, या पूर्वोत्तर भारत हो, सिक्किम हो, यहाँ पर लगातार मतलब अच्छे खासे भूकंप आते हैं। और